हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम 7th सीरीज सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपके 100 MCQs रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी 3 अगस्त को पेपर है, आपके पास ऑलरेडी 2 डेज अभी भी रिमेनिंग है, तो उसमें आपको अपनी जी जान लगा के तैयारी करना है। और जिनका भी इसके बाद पेपर है, 8 अगस्त को पेपर है, छत्तीसगढ़ में पेपर है, यूपी में पेपर है, OSSC पेपर है, आफ्टर दैट JIPMER पेपर है, PGI एग्ज़ाम है। तो सभी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आते जा रहे हैं, सभी की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी लोग अभी रिसेंट में 2 दिन बाद MP NHM का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए मैंने एक बम्पर ऑफर निकाला है कि जिसमें आप पूरे MP NHM ऑनलाइन के थ्रू, PV के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंट के पूरे पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ओनली इन 100 रुपीज़ में। आप पेमेंट सेम नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर पे करके आप पेपर्स को ले सकते हैं। जिनको भी लेना हो और जिनको नहीं चाहिए पेपर्स यदि, तो आपके लिए वो पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो आप उन पेपर्स को एक बार रिव्यू करके ज़रूर जाइए। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करेंगे सीरीज़ नंबर 7 की। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिक्स टाइप के हैं। तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय फीटल एल्कोहल सिंड्रोम? ऑप्शन में है यहाँ पर रिजल्ट्स फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ड्यूरिंग द मदर्स प्रेगनेंसी, रिजल्ट्स फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ऑफ फादर ड्यूरिंग द कंसेप्शियस पीरियड, रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ मेडिसिन रिलेटेड विथ कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, और ऑटो डेवलपमेंट ऑफ एल्कोहल इन बॉडी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर फीटल एल्कोहल सिंड्रोम का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, तो बेबी जो वूम में है, यूट्रस में है, वो तो एल्कोहल नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा। तो ये किसने पी होगी? माँ ने। जब बेबी आपने कंसीव किया या फिर बेबी यूट्रस में है, उस टाइम आपने क्या किया? शराब पी। तो वही शराब बेबी के लिए यहाँ पर जो डायग्नोस निकल रहा है और जो बेबी को प्रॉब्लम होंगी वो क्या कहलाएंगी? फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। क्या होगा? फीटल एल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चे होंगे तो क्या होगा? रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपोजर, एल्कोहल एक्सपोजर ड्यूरिंग द मदर्स प्रेगनेंसी। तो मदर ने अपनी प्रेग्नेंट स्टेज में क्या किया है? एल्कोहल का कंजप्शन किया है, शराब पी है, जिसके कारण बेबी जो अफेक्टेड हुआ है वो क्या कहलाएगा? फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। और जो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम के बेबी होते हैं, दैट मीन्स जब माँ ने प्रेगनेंसी में क्या किया हो? शराब पी हो, तो बच्चे जनरली लो बर्थ वेट होते हैं, प्रीटर्म होने के चांसेस होंगे। और यहाँ पर जो एक इमेज दी हुई है, जो अपर लिप होंगे बच्चों के कैसे होंगे? थिन होंगे। और यहाँ पर क्यूपिड वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है आपको नोज़ और लिप के बीच का। और यहाँ पर जो ब्रिज है, नेजल ब्रिज है, क्या है? दबा हुआ रहेगा। स्मॉल आई ओपनिंग होगी, स्मॉल हेड होगा। तो ये सभी क्या है? फीटल एल्कोहल सिंड्रोम के साइन है। और ये फीटल एल्कोहल सिंड्रोम कब होगा? कि जब माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पर शराब पी हो तब। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में कि आपको शराब है जो नहीं पीना है, ताकि बच्चे पर। यहाँ पर क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड एट लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी फॉर पीपल इन द अर्लियर स्टेज ऑफ इलनेस एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन फॉर पीपल who already have residual damage is part of which of the following stage of prevention। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। डिसीज़ है, ऑलरेडी क्या है? डिसीज़ हो चुकी है पर्सन के लिए, लेकिन डिसीज़ होने के बाद आपको क्या करना है? उस पर्सन को प्रॉपर एक अर्ली स्टेज पर ही ट्रीटमेंट देना है। और यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको क्या करना है? उसकी हेल्प करना है। कि किस टाइप का प्रिवेंशन में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और यूनिवर्सल प्रिवेंशन। फर्स्ट थिंग, यदि प्राइमरी आपको पूछते हैं तो उसमें आपको कहेंगे कि हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं हम पेशेंट को, इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। लेकिन यहाँ पर जब यही चीज़ आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए कही जाती है, तो ये आ जाती है सेकेंड स्टेज में। डिसीज़ डायग्नोस होकर ट्रीटमेंट हो गया तो सेकेंड। अब इसके कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से लेकर रिहेबिलिटेशन तक की स्टेज किस में आएगी? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ जाएगा टर्सरी। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है
लेवल ऑफ प्रिवेंशन में यदि आपको हेल्थ एजुकेशन वैक्सीनेशन कहते हैं तो क्या है प्राइमरी में, लेकिन जब डिसीज़ डायग्नोस हो गई है, ट्रीटमेंट चल रहा है और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। लेकिन डिसीज़ होने के बाद यहाँ पर यदि क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए हैं पर्सन को रिहेबिलिटेशन में ताकि वो दोबारा से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर पाए, तो वो क्या कहलाएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन इज नीडिंग फॉर इन्फेंट्स बर्थ टू 6 months चाइल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रिवेंशन अपनाना है कि जब बच्चा बर्थ से लेके 6 month तक की एज का हो जाए, कौन सा प्रिवेंशन हम उसके लिए अपनाएंगे। नेवर सेक द इन्फेंट्स, यूज गेट्स एट स्टेप्स एंड स्टेयरवेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्स, टर्न पॉट हैंडल्स अवे फ्रॉम एज ऑफ स्टोव, कीप मैचेस एंड लाइटर्स आउट ऑफ रीच। तो यहाँ पर आप क्या प्रिवेंशन अपनाएंगे इन्फेंसी पीरियड से, बर्थ से लेके 6 month तक की एज में। तो बच्चा 6 महीने की एज में ना तो लाइटर चला पाएगा ना ही माचिस चला पाएगा। दूसरी चीज़ कि स्टोव के पास तो उतने टाइम में नहीं जा पाएगा। फिर आता है गेट सेट स्टेप्स एंड स्टेयरवेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्स, गेट लगा के रखिए ताकि वो गिरे नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ प्रिवेंशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा वो होगा कि बच्चे को नेवर सेक द इन्फेंट्स, बच्चे को उठा के, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। कुछ लोगों की हैबिट होती है छोटे बच्चे दिखे, स्पेशली 3 to 4 month के, जब वो नेक होल्ड करना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पर लेके ऊपर उठा के इमेज देख रहे हैं, इससे आपके दिमाग में इजीली आ जाएगा। आपने ये चीज़ है जो सभी जगह देखी होगी, स्पेशली अपनी कम्युनिटी सोसाइटी में, कि लोग क्या करते हैं, बच्चे को लिया और अच्छे से हिला डुला के खिला लेते हैं। तो यही चीज़ है कि बच्चे को कभी भी लेके उठा के इस तरीके से सेक नहीं करना, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन है, देखिए इमेज के थ्रू ही आप ये चीज़ देख सकते हैं, बच्चों का जो ब्रेन है उतना डेवलप नहीं होता है कि आप उनको उठा के इस तरीके से हिला दें, क्योंकि उनके इंटरनल कुछ पार्ट्स होते हैं जो फ्यूज़ होते हैं उस टाइम पर। हो सकता बच्चे को ब्लीडिंग भी हो जाए, हो सकता है कुछ नर्व भी डैमेज हो जाए। तो इसीलिए बच्चों को स्पेशली 6 month तक के चाइल्ड के लिए कहते हैं कि कौन सा प्रिवेंशन लेना चाहिए, तो वह नेवर सेक द इन्फेंट्स। और कोई हिला भी इस तरीके से सेक करके खिला रहा है बच्चे को तो उसको भी हमें स्टॉप करना है, बताना है कि इसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेशेंट एरिया इन ओपन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी। तो पेशेंट एरिया है जो ओपन PICU में कितना होना चाहिए, 50 to 100 स्क्वायर फीट, 100 to 140 स्क्वायर फीट, 150 to 200 स्क्वायर फीट या फिर 210 to 250 स्क्वायर फीट। तो ये जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है। तो पेशेंट एरिया है ओपन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का, वो कितना होता है, 150 से 200 स्क्वायर फीट तक, कितना 150 to 200 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर Childhood onset schizophrenia, where children's symptoms meet criteria for schizophrenia and where symptoms start before the age of 13 is known as। तो यहाँ पर कहा है कि चाइल्डहुड ऑनसेट सीजोफेनिया जो बच्चों में स्पेशली 13 साल से कम एज में देखने को मिलेगा, लेकिन बच्चों में सीजोफेनिया के वो सिम्टम देखने को मिलेंगे जो एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि बच्चे को सीजोफेनिया है या नहीं। तो वो किस टाइप का होगा, कॉमन डिसऑर्डर, इट्स अ वेरी रेयर डिसऑर्डर, कम्युनिटी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो चाइल्डहुड सीजोफेनिया बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, जो सीजोफेनिया के लिए एज कंसीडर की गई 30 साल की एज में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 13 साल की एज में, तो ये बहुत ही रेयरली बच्चों में देखने को मिलेगा क्या, सीजोफेनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर What is a term used to describe situation when perception, thoughts or emotions are disordered so severely that contact is lost with external reality। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कि पर्सन के परसेप्शन, थॉट्स, इमोशन, ये सभी चीज़ें क्या है, डिस्टर्ब्ड है। इवन उसको जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो भी समझ में नहीं आ रही है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, साइकोटिक, एक्यूट साइकोसिस, नेगेटिव सिम्टम्स या फिर पॉजिटिव सिम्टम्स। जब पर्सन का क्या हो जाए, सोचने समझने की क्षमता है जो, साथ ही साथ लोग क्या कह रहे हैं वो सभी चीज़ों के लिए, तो यदि ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा साइकोटिक।
कौन सा टर्म यूज़ करेंगे आप इसके लिए? साइकोटिक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? हेल्यूसिनेशंस, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ऑफ एट लीस्ट 6 months इंक्लूडिंग द प्रोड्रोम, नॉट ड्यू टू अनदर मेंटल इलनेस सच एज अ मूड डिसऑर्डर और अ मेडिकल कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्हेंसमेंट ऑफ सोशल, एजुकेशनल और वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है सीजोफेनिया के लिए? सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो हेल्यूसिनेशंस देखने को आपको मिलेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होती है सीजोफेनिया, ऐसा नहीं है कि 1 month में आपको हो गया और आप ठीक हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट 6 month यहाँ पे सही कहा है, 6 months to years तक चलता है इवन ए सीजोफेनिया। फिर आता है अदर मेंटल डिसऑर्डर के कारण, यहाँ पर कहा है नॉट ड्यू टू अनदर मेंटल इलनेस, जैसे मूड डिसऑर्डर हो गई, मेडिकल कंडीशन हो गई, तो इसमें भी यहाँ पर हो सकता है। एंड यहाँ पर यदि मेडिकल कंडीशन है तो आपको सीजोफेनिया नहीं होगा। ये आपको मान लीजिए आपके लिए फीवर है तो ऐसा थोड़ी कि आपको सीजोफेनिया भी डेवलप हो जाए। फिर आता है अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनहेंसमेंट ऑफ सोशल, एजुकेशनल और वर्क फंक्शन। ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सीजोफेनिया के पेशेंट बिल्कुल भी एक तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये एजुकेशन में, वर्क फंक्शन में, तो क्या है क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया जाएगा सीजोफेनिया को डायग्नोज करने का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, what is characterized by at least one manic or mixed episode, mania and depression with or without a history of major depression। तो यहाँ पर क्या है जो कौन सा डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज करेगा कि या तो मैनिया होगा या फिर डिप्रेशन होगा। मैनिया में पर्सन हाइपर होगा, डिप्रेशन में शांत हो जाएगा बिल्कुल। तो या तो मैनिया होगा या फिर डिप्रेशन होगा, या फिर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है कि डिप्रेशन नहीं हो, मैनिया बस हो। लेकिन मैनिया और डिप्रेशन जब सेम टाइम पर एक पर्सन में दो अलग अलग टाइम पर देखने को मिलेगा, ये भी कह सकते हैं हम। तो ये क्या कहलाएगा? बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थाइमिक डिसऑर्डर और एक्सट्रीम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा है मैनिया और डिप्रेशन हो सकता है या फिर विदाउट डिप्रेशन के भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए डिप्रेशन हुआ हो, मैनिया है साथ में। जब दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो रही हैं तो क्या वर्ड जुड़ जाता है? बाई। क्या होगा? बाई। तो यहाँ पर क्या है? बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर किसी एक ही पर्सन में दो अलग अलग टाइम पर वो मैनिया के सिम्टम भी आपको दिखा देगा और डिप्रेशन के सिम्टम भी दिखा देगा। तो ये क्या कहलाएगा? बाईपोलर डिसऑर्डर। मैनिया में पर्सन क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, तो हंसता ही रहेगा, या फिर रोना स्टार्ट करेगा तो रोता ही रहेगा। और डिप्रेशन में पर्सन होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, अपने आप को ऐसा फील करेगा कि कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी करना है नहीं करना है, ना तो मैनिया के सिम्टम दिखाना है, ना ही डिप्रेशन के, चाहे आपका पेपर कैसा भी जाए, जैसे नॉर्मल है वैसे ही रहना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अननोन इंटरनल वैग्यू थ्रेट इज कॉल्ड। अननोन है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अंदर से आपके जो डर लग रहा है आपको, वो क्या कहलाएगा? हाइपर रिफ्लेक्सिया, एग्रोफोबिया, एंजाइटी या फिर फियर। तो ये कहलाएगा इंटरनल वैग्यू थ्रेट, दैट मीन्स एंजाइटी। क्या होगी ये? एंजाइटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन फोबिया प्राइमरी डिफेंसेस। तो फोबिया में प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगी? रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनएबिलिटी टू फील या फिर एक्सेसिव रेज। कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? रिप्रेशन। क्या होगी? रिप्रेशन। अब बात आती है डिफेंस मैकेनिज्म की। डिफेंस मैकेनिज्म है जो अलग अलग टाइप की होती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जो आती हैं, डिस्प्लेसमेंट आती है, रिप्रेशन आती है, रिग्रेशन आएगी आपको, प्रोजेक्शन आएगी एंड डिनाइल आपको आती है। 5 से 6 डिफेंस मैकेनिज्म मेनली एग्जाम में आपको आती हैं, तो आपको पूरी अपने से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन, विच कैन लीड टू प्रॉब्लम विथ मेमोरी, लर्निंग एंड परसेप्शन एज वेल एज लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन एंड डिफिकल्टी विथ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आपने इनमें से ऐसा क्या खा पी लिया? हेलुसिनेशंस खा लिया, कैनाबीस खा लिया, स्टिमुलेंट्स खा लिया, फिर तंबाकू खा ली, कि जिससे आपको मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, साथ ही साथ आपका मोटर कोऑर्डिनेशन, आपसे अच्छे से खड़े होते नहीं बन रहा, चलते फिरते बन रहा, ना प्रॉपर सोच पा रहे हैं,
ना ही आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बचा है। दैट मीन्स आपसे किसी ने कहा कि आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, तो हो सकता है आप उसको जाके तुरंत दे दें, आप उससे कुछ बोल ही ना पाएँ कि क्यों मांग रहा क्या है। तो ये सभी चीज़ें तो यहाँ पर एक किसके कारण होगा, तो ना तो स्टिमुलेंट्स के कारण होगा, ना ही तंबाकू के कारण होगा, ये होगा कैनाबीस के कारण। किसके कारण? कैनाबीस के कारण आपकी सोचने समझने और परसीव करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक 8 से 10 क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन द इमेज व्हाट टाइप ऑफ नर्व इज अफेक्टेड। तो यहाँ पर आपको इमेज में एक हाथ दिख रहा है, पूरी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, तो इसमें कौन सी नर्व है जो डैमेज हुई है या फिर अफेक्ट हुई है? अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, सियाटिक नर्व या फिर रेडियल नर्व। तो यहाँ पर कौन सी नर्व है जो डैमेज हुई है? हाथ देख के बताइए कौन सी नर्व डैमेज हुई है। तो सियाटिक नर्व तो आपकी कहाँ पर होगी? थाई के यहाँ पे होगी, तो हाथ का यहाँ तो आपका काम ही नहीं है। ये जो नर्व डैमेज हुई दिख रही है यहाँ पर अल्नार नर्व, क्या है? अल्नार नर्व डैमेज है, जिसके लिए क्या कहा जाता है? क्लॉ हैंड। एग्जाम में आता है, स्पेशली ये जो नॉर्सेट एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है, लेकिन भरोसा नहीं है, NHM पेपर में भी आपको आ सकता है ये चीज़। यहाँ पर नर्व डैमेज हुई है कौन सी? अल्नार नर्व। मीडियन नर्व डैमेज होती है जिसको म्यूजिशियन नर्व कहते हैं, ये भी आपको आता है एग्जाम में। सियाटिक नर्व है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, ये डैमेज होती है। जब कब होती है डैमेज? जब आपका जो लोअर बैक पेन आपको सबसे ज़्यादा होगा, और ये जनरली कुछ ऑपरेशंस में भी हो सकती है या फिर कुछ अदर रीजन से भी। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है क्या है? क्लॉ हैंड। ये क्यों हुई है? जो एबनॉर्मलिटी हुई है, हाथ की डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है अल्नार नर्व डैमेज होने के कारण, या फिर स्पिंचर्स क्लॉ या फिर क्लॉ हैंड, ये सभी एक ही टर्म है। एबनॉर्मल एटीट्यूड देखने को मिल रहा है आपको हाथ का, क्यों? अल्नार नर्व के कारण। यदि एग्जाम में म्यूजिशियन नर्व पूछें तो वो है मीडियन नर्व। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज गिवन इन टू। रूट ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पर मैं टॉपिक आपके लिए नोट डाउन करती जा रही हूँ, जो आपको सेकंड शॉर्ट चैनल में मुझे पढ़ाना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक, लेकिन यहाँ पर है कि इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इंजेक्शन कहाँ देंगे? आर्टरीज में, जॉइंट्स में, एरियोलर टिश्यूज में या फिर आर्ट्रिया में। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा जॉइंट्स में। ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया जाएगा? इंजेक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एडमिनिस्टर्ड इन इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स कैविटीज बाय द एक्सपर्ट्स। यहाँ पर जो इंजेक्शन है, तो कैविटीज़ में इंजेक्शन लगाए जाएंगे, यहाँ पर नर्सेस इन इंजेक्शन को नहीं लगाएंगी, बल्कि जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो यहाँ पर हड्डियों के एक्सपर्ट होंगे, वो यहाँ पर इन इंजेक्शंस को लगाएंगे। ऑर्थोपेडिक्स वाले लगाएंगे, ना कि कोई भी स्टाफ नर्स यहाँ पर या नर्सिंग ऑफिसर लगाएगी, या तो आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ के लिए तब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जॉइंट्स में इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। यहाँ पर जनरली जो रूमेटिक अर्थराइटिस या फिर अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, तो उनमें हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन दिए जाते हैं। एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, और जो इंजेक्शन जॉइंट्स में दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एमेटिक ड्रग। क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक का मतलब है, एमेटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग। एंटी का मतलब क्या है? हमें रोकना है, तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाएंगी? ऑप्शन में है ऑर्डेनसेट्रॉन, डोम्पेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी मेडिसिन दी जाएंगी, ये सभी क्या है? एंटी एमेटिक ड्रग हैं और ये सभी दी जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब अ ड्रग विथ HS सिंबल द नर्स अंडरस्टैंड दैट द ड्रग इज टू बी गिवन। तो यदि आपके लिए फिजिशियन ने क्या लिख दिया? आपके पर्चे पे लिख दिया HS कोई भी मेडिसिन, तो यहाँ पर आप HS का मतलब क्या समझाएंगे पेशेंट को? एट वंस, टू नाइट मतलब आज रात में लेनी है, एट बेड टाइम या फिर अल्टरनेट डेज। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है, क्या है? ट्रीटमेंट के लिए जब डॉक्टर्स जो टर्म लिखते हैं, BD लिख देंगे, OD लिख देंगे, HS लिख देंगे या फिर स्टेट ऑर्डर लिख देंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि HS लिख दिया जाता है दैट मीन्स क्या है? एट द बेड टाइम, सोने के टाइम पर देना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्यों लिख दिया यदि डॉक्टर ने, तो क्या है? एवरी ईच।
QID लिख दिया तो दिन में 4 बार देना है। SC लिखा तो सबक्यूटेनियस। स्टेट लिखा तो इमीडिएटली एट द पल्स और इमरजेंसी में दी जाती है। स्टेट ऑर्डर का मतलब है इमीडिएटली और एक ही बार दी जानी है। TPN लिख दिया तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाना है। GTT एग्जाम में आता है तो GTT का मतलब होता है ड्रॉप। क्या है? ड्रॉप। HS का मतलब होगा बेड टाइम। PC लिख दिया तो आफ्टर द मील्स। यहाँ पर क्या है? टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में आपको आती है और आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन बेल्स पाल्सी विच क्रेनियल नर्व इज कंप्रेस्ड और डैमेज्ड। तो बेल्स कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज या फिर कंप्रेस होगी? 7th, 5th, वैगस या फिर हाइपोग्लोसल। तो सभी क्रेनियल नर्व के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और जो कंप्रेस होती है बेल्स पाल्सी में क्रेनियल नर्व वो होती है 7th क्रेनियल नर्व। कौन सी? 7th क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी 3 इमेज दिख रही हैं, एक में आपको पूरी नर्व बताई गई है। बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी दोनों कॉमन एक ही चीज़ है। इसमें जो नर्व डैमेज या फिर कंप्रेस होगी वो होगी 7th क्रेनियल नर्व। टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबोकोक्लियर, ग्लेसोफेरेंजियल, वैगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ये सभी क्या है? क्रेनियल नर्व्स हैं। अब इन क्रेनियल नर्व्स के कुछ मिक्स्ड हैं, कुछ सेंसरी हैं और यहाँ पर कुछ जो क्रेनियल नर्व हैं मिक्स्ड सेंसरी और कुछ क्या है? मोटार है। तो यहाँ पर आपको लेकिन पेयर्स में कितनी? 12 पेयर। यदि एग्जाम में आए तो याद रखना है, बट यदि आपको पेयर्स में पूछे तो 12 बताना है, यदि नाम पूछे तो आपको पूरे के पूरे नाम याद रखना है। बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी या फिर 7th क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण क्या होगा? फेशियल वीकनेस देखने को आपको मिलेगी और जनरली 18 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में भी डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ इंजरीज हैं जो नर्व के कारण है। तो 7th क्रेनियल नर्व डैमेज हुई, कंप्रेस हुई तो बेल्स पाल्सी हो गया, फेशियल पाल्सी हो गया। कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व लॉन्ग टाइम तक कंप्रेस हो। और कार्पल टनल सिंड्रोम किनको देखने को मिलता है? जो जनरली लोग कंप्यूटर पर बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, नमनेस फील होने लगती है। तो क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम। दूसरा आता है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में जो नर्व अफेक्ट होगी वो होगी अल्नार नर्व। एग्जाम में आपको इस तरीके से ओनली इमेज दे देंगे, बट पूछेंगे कि ये क्या है, कौन सी नर्व अफेक्ट हुई है? तो हुई है यहाँ पर मीडियन नर्व अफेक्ट। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व अफेक्ट। और कार्पल टनल सिंड्रोम मोस्टली देखने को मिलता है किनमें? जो लोग IT फील्ड में काम करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं उनके लिए। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में क्या होगा? आपकी जो अल्नार नर्व है क्यूबाइटल टनल के यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ पर कंप्रेशन होगा, तब जो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगी? क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। फूड ड्रॉप, ये मोस्ट कॉमन है, हर एक एग्जाम में आता है आपको। फूड ड्रॉप ड्यू टू इंजरी टू एंटीरियर टिबियल नर्व। तो पेरोनियल, एग्जाम में यदि टिबियल नर्व नहीं है तो आप यहाँ पर पेरोनियल को भी मार्क कर सकते हैं। डीप पेरोनियल नर्व के डैमेज होने के कारण क्या है? डीप पेरोनियल नर्व डैमेज होने के कारण जो फूट कैसा है? डाउन साइड को रहेगा, डीप पेरोनियल नर्व के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या कहलाएगा? फूड ड्रॉप। नेक्स्ट है सैटरडे नाइट पाल्सी, जिसको रिस्ट ड्रॉप कहेंगे हम। क्या है? जो रेडियल नर्व के कारण होगी, रिस्ट ड्रॉप और सैटरडे नर्व पाल्सी, जिसमें आपका हाथ है कैसा रहेगा? झुका हुआ रहेगा, एक या दो फिंगर आपकी स्ट्रेट रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सेल सीक्रेट द हार्मोन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो कौन सी सेल्स हैं जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती हैं? अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, गामा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सी सेल्स है यहाँ पर? कौन सी सेल्स हैं जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करेंगी? तो यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करने का काम कौन करेगा? वो करेगा डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो पैंक्रियाज है यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज करती है, कौन कौन से करती है? ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन। ये तीनों हार्मोन रिलीज करता है कौन? पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज की अल्फा सेल्स रिलीज करती हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल्स रिलीज करती हैं इंसुलिन और डेल्टा सेल्स रिलीज करती हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या करती हैं? सोमेटोस्टेटिन। अब यहाँ पर इन तीनों के काम हैं।
तो यहाँ पर विच जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है क्या काम करती हैं, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में मेंटेन करने का काम करती हैं। और जो यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन है इनके अपोजिट काम करती है, क्या करेगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज होने में को प्रिवेंट करेगी। तो ये तीनों ही हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द थर्ड पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। थर्ड पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का जिसमें हमारी बॉडी साइन सिम्टम बनाती है, तो वो क्या कहलाएगा, इनक्यूबेशन पीरियड, इलनेस पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, कन्वल्जेंट पीरियड। तो ये क्या तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे कि थर्ड पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का जिसमें हमारी बॉडी में साइन सिम्टम बनना स्टार्ट हो गए, तो ये कहलाएगा इलनेस पीरियड। क्या है, इलनेस पीरियड। बनना स्टार्ट हुए लेकिन दिख नहीं रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इलनेस पीरियड। लेकिन जब हमारी बॉडी फर्स्ट साइन सिम्टम शो कर देती तो वो कहलाएगा इनक्यूबेशन पीरियड। अब यहाँ पर देखिए पूरे पीरियड दिए हुए हैं पूरा डिटेल वाइज। इनक्यूबेशन पीरियड मीन्स टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगिनिंग टू हैव सिम्टम ऑफ द डिसीज। तो आपकी बॉडी में वायरस एंटर हो गया, उसके बाद उसने अपने जो साइन सिम्टम शो किए वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इनक्यूबेशन पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब होगा द पीरियड आफ्टर इनक्यूबेशन बिफोर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन अकर। तो प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब इनक्यूबेशन पीरियड आपके अंदर ऑलरेडी है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर हो गया है, आपकी बॉडी साइन सिम्टम बनाना स्टार्ट कर रही है लेकिन उसने अपने अब सिम्टम दिखाए नहीं हैं। तो इनक्यूबेशन पीरियड एंड जो बीच का टाइम है जो साइन सिम्टम डेवलप हो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे वो कहलाता है प्रोड्रोमल पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है रिकवरी पीरियड, लेकिन इस कन्वर्जन पीरियड में भी एक होस्ट क्या रहेगा, दूसरे को इन्फेक्शन देने के लिए अच्छा खासा है, जो उसके अंदर इतनी वेरुलेंस रहेगी, क्षमता रहेगी कि दूसरे को भी ये अफेक्ट है जो कर सकता है। तो यहाँ पर 4 स्टेज होती है इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम की, या फिर कोई भी माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर होता है जब। फर्स्ट होता है इंक्यूबेशन पीरियड, इनिशियल कॉन्टैक्ट टू फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, प्रोड्रोम पीरियड, इन्वेजन पीरियड, कन्वर्जेंट पीरियड, दैट मीन्स रिकवरी फेज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ डेथ अमंग क्लाइंट्स विथ एड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो एड्स है जो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी एड्स के कारण नहीं बल्कि एड्स के कारण होने वाली कोई अदर प्रॉब्लम के कारण डेथ होती है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन होगा यहाँ पर जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, रूबेला, इंसेफेलाइटिस, रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो एड्स हो गया यदि किसी को तो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी क्या हो गई, सप्रेस्ड हो गई। अब उसकी बॉडी में कोई और इन्फेक्शन जाके घुस जाए, मतलब उसने मौके का फ़ायदा उठाया, मौके पे चौका लगाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा जिसके कारण डेथ होने के चांसेस तक रहेंगे, तो वो कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो होगी रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस के कारण। नेक्स्ट वन इज 2 in solution in parenteral nutrition is a combination of। ऑप्शन में लिपिड्स एंड अमीनो एसिड, तो पेरेंटल सोल्यूशन है, सॉरी पेरेंटल न्यूट्रिशन है यहाँ पर, तो किन दो का कॉम्बिनेशन होगा, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड एंड डेक्सट्रोज का, लिपिड एंड डेक्सट्रोज या फिर लिपिड एंड प्रोटीन्स, तो किसका है जो कॉम्बिनेशन होगा पेरेंटल न्यूट्रिशन में। 2 बस यदि कहा जाता है 2 in सोल्यूशन तो वो होगा अमीनो एसिड्स एंड डेक्सट्रोज। क्या है, अमीनो एसिड एंड डेक्सट्रोज। अब यहाँ पर 2 in 1 सोल्यूशन कहें, क्या है, 2 in 1 सोल्यूशन कहते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, TPN 2 टाइप का होगा, एक होगा 2 in 1, दूसरा होगा 3 in 1। तो 2 in 1 कहें तो अमीनो एसिड और डेक्सट्रोज, 3 in 1 कहें तो इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, लिपिड होगा, डेक्सट्रोज होगा। तो डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट को पूरा कर देगा, लिपिड्स होगा तो जो फैट को पूरा कर देगा, और अमीनो एसिड प्रोटीन को पूरा कर देगा। तो ये फॉर्म है इनके, डायरेक्ट आप किसी पेशेंट में जाके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो इनका ये फॉर्म है जो दिया जाएगा, प्रोटीन का अमीनो एसिड दिया जाएगा, फैट का लिपिड दिया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का डेक्सट्रोज। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर डोनेशन ऑफ पेशेंट्स ऑन ब्लड प्रायर टू ए शेड्यूल सर्जरी इज। तो कोई पेशेंट अपनी सर्जरी के पहले ही
क्या कर ले, ब्लड को निकलवा ले, देन आफ्टर उसकी सर्जरी के बाद उसके या फिर सर्जरी के टाइम पर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना वो ब्लड है जो लगवा ले। तो किस टाइप का ट्रांसफ्यूज़न होगा, ऑटोलोगस, हेट्रोलोगस, मोनोलोगस या फिर होमोलोगस। तो जैसे हमने ग्राफ्टिंग पढ़ी थी उसी टाइप से यहाँ पर अपने खुद का ऑन ब्लड अपनी शेड्यूल्ड सर्जरी के पहले ही निकलवा लेना, देन यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसी को अपने अंदर ही डोनेट करवा लेना। ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। क्या होगा, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। री इन्फ्यूज़ करवाना, इसको एक तरीके से हम कहें तो क्या कहलाएगा, री इन्फ्यूज़ करवाना। अपना खुद का ब्लड पहले निकलवा लो, ज़रूरत पड़े तो उसको फिर से लगवा लो, तो ये क्या होगा, री इन्फ्यूज़न ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, इसको मेबीटी भी कहेंगे। दूसरा आता है एलोजेनिक और होमोलॉगस। क्या है, एलोजेनिक और होमोलॉगस। तो यहाँ पर कोई भी रेसिपिएंट है जो ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड टेकन फ्रॉम अ डोनर टू अ रेसिपिएंट, कोई डोनर से यदि मान लीजिए मैं अपना ब्लड आपको देती हूँ, ज़रूरत है आपको तो आपने उसको रिसीव किया, तो किस टाइप का ट्रांसफ्यूज़न कहलाएगा, ये कहलाएगा एलोजेनिक और होमोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट है यहाँ पर an acute condition characterized by diminished production and increased destruction of RBC triggered by viral infection और folic acid deficiency by। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक एक्यूट कंडीशन है, सडन डेवलप हुई है जिसमें ब्लड का प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है, या तो किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर फॉलिक एसिड की कमी के कारण। तो ये क्या कहलाएगा, एप्लास्टिक क्राइसिस, स्प्लीनिक क्राइसिस, वैसो एक्लूसिव क्राइसिस और एड्रिनल क्राइसिस। तो कौन सी क्राइसिस कहलाएगी, जिसमें आपकी बॉडी ने क्या किया, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट तरीके से किया, या तो किसी वायरस के कारण कर दिया या फिर फॉलिक एसिड की कमी के कारण कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एप्लास्टिक एनीमिया। अब क्राइसिस अलग अलग टाइप की होंगी, तो ये क्या होगा, फर्स्ट हो गया एप्लास्टिक एनीमिया। एड्रिनल क्राइसिस एक क्या है यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन में, एड्रिनल क्राइसिस क्या है कि जब आपकी बॉडी सडनली कॉर्टिसोल का बनाना ही कम कर दे, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कि जिसमें क्या हो जाए, लैक ऑफ कॉर्टिसोल। तो यहाँ पर पेशेंट को लाइट हेडनेस फील होगा, डिजीनेस होगी, वीकनेस होगी, स्वेटिंग होगी। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं होगा तो ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। वैसो एक्लूसिव क्राइसिस में क्या होगा, माइक्रो सर्कुलेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सिकिल्ड आरबीसी, जो हंसियाकार आरबीसी बनेगी, क्या होगा, उनका बहुत ही कम तरीके से सर्कुलेशन होगा, और सर्कुलेशन होगा भी तो क्या करेंगी, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी, जिससे प्रॉपर जिस भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई होना है, यदि बीच में कुछ फंस जाता है तो वो क्या करेगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी। यही चीज़ है यहाँ पर, वो क्या, वैसो एक्लूसिव क्राइसिस। सिकल सेल कैन ब्लॉक द ब्लड वेसल्स लीडिंग आउट ऑफ स्प्लीन। तो यहाँ पर स्प्लीनिक क्राइसिस का मतलब है कि जो सिकल सेल से हंसियाकार जो भी सेल्स बन गई हैं स्प्लीन के यहाँ जो ब्लड की सप्लाई हो रही बीच में ब्लॉक कर देंगी, तो जो क्राइसिस डेवलप होगी वो कहलाएगी स्प्लीनिक क्राइसिस। नेक्स्ट वन इज in this procedure some scar is seen, this scar is formed by this procedure। यहाँ पर नेक में आपको एक स्कार देखने को मिल रहा है, तो किसका स्कार है, आईवी कैन्युला इंसर्शन का, ट्रैकियोस्टोमी स्कार, आईवी कैन्युला रिमूवल या फिर इंजर्शन ऑफ आईवी कैथेटर। तो आप नेक में ना तो आईवी कैन्युला लगाएंगे ना ही आईवी कैन्युला को रिमूव करेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेक के यहाँ पर, तो ये आपको क्या है, ट्रैकिया से रिलेट करता हुआ स्कार दिख रहा है, तो ये किसका स्कार है, ट्रैकियोस्टोमी स्कार। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन हेड इंजरी पेशेंट विच इज़ द अलार्मिंग इवन सॉफ्ट सरफेस सो इन पेशेंट। तो यदि पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो यहाँ पर अलार्मिंग साइन क्या होगा, टैकीकार्डिया, ईयर ब्लीडिंग, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपोटेंशन। मान लीजिए पेशेंट को क्या हुआ, हेड इंजरी हुई, उसको हेड से तो ब्लड नहीं आ रहा है लेकिन बल्कि कुछ और साइन देखने को मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ईयर ब्लीडिंग। जब भी किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई हो सकता है उसके सिर में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण क्या हो रहा है, ईयर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, या फिर इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए हैं बट बाहर आपको कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एक अलार्मिंग साइन होगा कि इसके लिए पेशेंट को हमें क्या करना है, तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना है, या फिर तुरंत ही इसके लिए इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो साइन, अलार्मिंग साइन क्या है यहाँ पर, ईयर ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द BMI एक्सेप्ट बॉडी मास इंडेक्स।
BMI एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। मैंने इसकी आपको रेंज एटलीस्ट 100 टाइम्स बताई है बॉडी मास इंडेक्स की। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है BMI को लेके। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स बढ़ाने के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक को छोड़कर। फीवर, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी या फिर फास्टिंग। तो यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स कब बढ़ेगा? फीवर में बढ़ेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ेगा, प्रेगनेंसी में बढ़ेगा। लेकिन जब आप फास्ट रखेंगे, भूखे रहेंगे, स्टार्विंग रहेंगे तो आपका BMI नहीं बढ़ेगा। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एग्जाम में आता है। तो हाइट इन मीटर स्क्वायर और वेट इन केजी। यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में आता है कि आपको किस तरीके इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। एग्जाम में हाइट आपको जनरली सेंटीमीटर या फिर फीट में लिखी हुई मिलेगी। तो आपको उसको कन्वर्ट करके निकाल के लाना है कि पहले आपको हाइट किस में कन्वर्ट करनी है? मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर और इंच में या फिर फीट में लिखी हुई मिलेगी और वेट रहना चाहिए केजी में। नॉर्मल BMI होती है किसी भी पर्सन की 18.5 to 24.9। यदि बिलो 18.5 है तो पर्सन अंडर वेट है, कुपोषित है। 25 से ज़्यादा है तो ओवर वेट है। फिर यहाँ पर ओबेसिटी की क्लास 1, 2, 3 आती हैं। तो ये भी आप ही को इस जो काउंटिंग है वो आपको ही याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द BMR। तो BMR के लिए सभी हैं क्या है? बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक को छोड़कर। मतलब घटाने का काम कौन करेगा? तो वो होगा यहाँ पर फास्टिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने कौन से बैक्टीरिया की खोज नहीं की है? विब्रियो कोलेरा, बैसिलस एंथ्रासिस, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो सबकी खोज किसने की है? सभी की खोज की है रॉबर्ट कोच ने, किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की खोज है जो रॉबर्ट कोच ने नहीं की है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की खोज रॉबर्ट कोच ने नहीं की है। रॉबर्ट कोच ने खोज किस किस की है? तो ये देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना, ये भी इन्होंने लाए हैं। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी दी है। एग्जाम में आता है रॉबर्ट कोच से आपको 10 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इन्होंने किस किस चीज़ों की खोज की है स्पेशली? रॉबर्ट कोच की जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज एग्जाम में आती है कि किसने निकाली है? तो ये निकाली रॉबर्ट कोच ने। अब यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने खोजी हैं रॉबर्ट कोच ने, तो एंथ्राक्स, TB, कोलेरा, इन सभी की खोज इन्होंने की है। मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1905 में। अब यहाँ पर रॉबर्ट कोच है, फुल नेम क्या है इनका? रॉबर्ट हेनरिच हरमन कोच। एग्जाम में आपको आ सकता है। तो इन्होंने जो खोज नहीं की है यहाँ पर वो क्या थी? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। बाकी इन्होंने सबकी डिस्कवरी की है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इमेज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इमेज में एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्या? कर्व्ड मायोसीजर्स, स्ट्रेट मायोसीजर्स, एलिस फॉरसेप्स या फिर आर्टरी फॉरसेप्स। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कर्व्ड मायोसीजर्स। क्या है? कर्व्ड मायोसीजर्स ये रहे यहाँ पर। स्ट्रेट मायोसीजर्स ये सभी जो टिश्यू को कट करने के लिए, सूचरिंग के लिए है जो हेल्पफुल रहेंगे। ये रहे एलाइस फॉरसेप्स, जिनमें 2 हुक टाइप से देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है? एलाइस फॉरसेप्स। एक इमेज दिख रही है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन इमेज विच काइंड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्मिंग दैट इज यूज्ड इन द लेबर रूम। लेबर रूम में प्रोसीजर किया जाता है। जो जिन लोगों ने हॉस्पिटल ड्यूटी की है उनको उतना जो समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। USG, अल्ट्रासोनोग्राफी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और NST, एमनियोसेंथेसिस या फिर कोरियोसेंथेसिस। तो यहाँ पर जो NST की जाती है जनरली 28 वीक के जेस्टेशन के बाद की जाती है। जो प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पर क्या है? NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिसलेरेशन है जो चेक किया जा रहा है किसका? फीटल का। कितने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं कितने टाइम में। तो ये सभी चीज़ें नॉन स्ट्रेस टेस्ट में की जाती हैं और नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसी में किसी भी तरीके की काटापीटी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय साल्पिंजेक्टोमी। तो साल्पिंजेक्टोमी का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्या है जो साल्पिंजेक्टोमी का मतलब होगा? तो साल्पिंजाइटिस तो हमने पढ़ा है, तो वो तो हो गया फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन।
अब टॉमी वर्ड जुड़ गया तो क्या करना, काटना है हमें यहाँ पर वो चीज़। तो यहाँ पर साल्पिंजेक्टोमी का मतलब ही क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इन्फ्लामेशन, इनफैक्ट साल्पिंजाइटिस कहते हैं तो इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर एक है साल्पिंजेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस कहते हैं तो ये कहलाता है हिस्टेरेक्टोमी। यहाँ पर ये देखिए फैलोपियन ट्यूब को ही काट के अलग कर दिया तो क्या होगा, साल्पिंजेक्टोमी। यदि इसको यूट्रस को रिमूव कर देते काट के तो ये क्या कहलाता है, कहलाता है हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स थ्रू वेजाइना इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। तो वेजाइना से जैसे ब्लीडिंग होती है वैसे ही ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स निकलेंगे तो ये क्या किसका साइन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, हाइडेटिफॉर्म मोल का, एक्लेम्सिया फिर डिस्मेनोरिया। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा जब प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाए लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना हो पाए, अदर देन यूट्रस हो जाए तो वो होगा एक्टोपिक और ट्यूबल प्रेगनेंसी। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और जो टर्म अब बचता है वो है हाइडेटिफॉर्म मोल। तो इसमें देखिए 1 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर किस तरीके से वेसिकल्स हैं जो वेजाइना के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल के आएंगे, जैसे ब्लड आता है तो किस में देखने को मिलते हैं, हाइडेटिफॉर्म मोल में। एससीजी का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है जब पेशेंट को हाइडेटिफॉर्म मोल और वेसिकुलर मोल है जो डेवलप हो रहा हो। आप इसको फॉल्स प्रेगनेंसी समझ सकते हैं या फिर हम इसको फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। या आपने यूपीटी किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है कि आपको हाइडेटिफॉर्म मोल भी डेवलप हो रहा हो, प्रेग्नेंट ना हो। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इफ द मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट द पेशेंट इज एडवाइज टू वॉक अबाउट बिकॉज। तो जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है, मतलब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप वॉक कीजिए। क्यों कीजिए, इट डिक्रीज द चांसेस ऑफ अबॉर्शन, इट रिड्यूस द चांस ऑफ इक्लेम्सिया, इट रिड्यूस द चांस ऑफ एपीएच, इट इंक्रीज द डिसेंट ऑफ फीटल हेड। तो वॉक करने के लिए क्यों कहा जाता है, जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट है मतलब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, आप आपको लेबर पेन आ रहे हैं, आपकी सर्विक्स डायलेट हो रही है लेकिन मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप वॉक करेंगे। क्यों, इससे क्या होगा, फीटल हेड क्या होगा, डिसेंड होगा, नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन द सर्विक्स इज कंसिडर्ड द फुली डायलेटेड। तो सर्विक्स को फुली डायलेट कब कंसीडर किया जाता है, जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए। फर्स्ट स्टेज सर्वाइकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी सर्विक्स। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बेबी एक्सपल्सन, दैट मीन्स सर्विक्स डायलेट्स होने से लेके बेबी एक्सपल्सन स्टेज सेकेंड में आएगी। थर्ड स्टेज बेबी एक्सपल्सन टू प्लेसेंटा एक्सपल्सन, थर्ड स्टेज में आएगा। थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज भी कहा जाता है, सेकेंड स्टेज को बेबी एक्सपल्सन स्टेज कहा जाता है, फर्स्ट स्टेज को सर्विक्स डायलिटेशन स्टेज कहा जाएगा। लास्ट फोर्थ स्टेज होती है, इसको ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहा जाता है, जिसमें मदर को पीपीएच के लिए और अदर कंडीशंस के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और बेबी को भी पूरी सिचुएशन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो फोर्थ स्टेज कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन इज द ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर के लिए कौन से ट्यूमर मार्कर यूज किया जाएगा, कार्सिनोमा 15-3, CA 19-9, CA 125 या फिर S100 प्रोटीन। तो ओवेरियन कैंसर के लिए जो ट्यूमर मार्कर होगा वो होगा CA 125। क्या है यहाँ पर, CA 125। ओवेरियन कैंसर के लिए जो यहाँ पर क्या है, CA 125। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेनली ब्रेस्ट कैंसर आता है तो CA 152-3 आएगा। लंग कैंसर के लिए कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं दिया है, CA 125 ओवरी और यूट्राइन इन दोनों कैंसर्स के लिए कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्यूरिंग एक्लेम्सिया इफ कंडीशन ऑफ मदर इज गुड, बेबी इज मैच्योर एंड सर्विक्स इज फेवरेबल देन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो यहाँ पर यदि एक्लेम्सिया में माँ की कंडीशन अच्छी है, बेबी मैच्योर है, सर्विक्स भी फेवरेबल है, दैट मीन्स डायलिटेशन प्रॉपर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट करेंगे आप, यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सिजेरियन सेक्शन, सर्जिकल इंडक्शन व लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर बोथ बी एंड सी। तो यदि माँ की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि एक्लेम्सिया में हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि क्या हो, ब्लीडिंग को हम कम करवा पाएँ। यदि LSCS करते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी,
प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं करना है हमें। और यहाँ पर जो हम कर सकते हैं वो क्या होगा, वो होगा सर्जिकल इंडक्शन व लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं लेकिन सर्जिकल इंडक्शन से। माँ के लिए ज़्यादा हमें प्रेशराइज नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द प्रोसीजर दैट इज़ यूज टू डन टू चेंज द लाई ऑफ द फीटस। तो यहाँ पर फीटल लाई के लिए क्या है, फीटल लाई यदि साइड लाइंग है या फिर ब्रीच पोजीशन में है तो हमें इसको क्या करना है, लाई चेंज करनी है। वो तो कैसे करेंगे, एपिजियोटोमी से, DNC डायलिटेशन एंड इवाकुएशन, LSCS से या फिर वर्जन से। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। क्या होगा, इस तरीके से मैन्यूवर अपनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर। और ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, बेबी की लाई चेंज करने के लिए, बेबी की पोजीशन चेंज करने के लिए। तो 4 मैन्यूवर अपनाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। अब इन एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के लिए टर्म यूज़ किया गया वो लियोपोल्ड मैन्यूवर। फर्स्ट में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर फीटल पोजीशन को डिटरमाइन किया जाएगा। यहाँ पर दूसरे में फीटल बैक के लिए और एक्सट्रीमिटीज़ के लिए चेक किया जाएगा। थर्ड में डायरेक्ट जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस के, वो चेक किया जाएगा। लास्ट में चेक किया जाएगा डिग्री ऑफ फ्लेक्शन कितना है हेड का। तो ये सभी क्या है, मैन्यूवर है, लियोपोल्ड मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग D&E प्रोसीजर। डायलिटेशन एंड इवाकुएशन के टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, ओवम फोर्सेप्स, सिम्स स्पेकुलम, यूट्राइन साउंड या फिर लैमिनेरिया टेंट। तो जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डायलिटेशन इवाकुएशन के टाइम पर, तो ये यूज़ किया जाता है यहाँ पर लैमिनेरिया टेंट। इस तरीके से जो क्या करेगा, सर्विक्स को धीरे धीरे डायलेट करवाने का काम करेगा। ये क्या है, लैमिनेरिया टेंट। और ओबम फोर्सेप्स, सेरा और सिम्स स्पेकुलम, तीनों एग्जाम में आ सकते हैं, तो तीनों की इमेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH इम्यूनोग्लोबुलिन बी गिवन टू अप्रोप्रिएट कैंडिडेट टू प्रिवेंट anti-D आइसो इम्यूनाइजेशन। तो RH D इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइम के अंदर देना है कि हम anti-D आइसो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट कर सकें। 12 आवर, 72 आवर, 24 आवर या फिर 48 आवर। तो विद इन 72 आवर के हमें क्या करना है, RH D इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करना है ताकि हम anti-D आइसो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज ऑफ लेबर प्रोसेस सीन इन द इमेज। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज दिख रही है इस इमेज में आपको, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्टिव फेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेटेंट फेज या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर प्लेसेंटा का एक्सपल्सन दिख रहा है। तो ये प्लेसेंटा का एक्सपल्सन किस स्टेज में होता है, ये होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर जो स्टेज सीन हो रही है क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। बेबी एक्सपल्सन दिखता तो हम कहते सेकंड स्टेज। सर्विक्स डायलेट दिखती, सर्विक्स डायलेटेशन में भी यदि फुली डायलेट ना दिखती तब हम अलग कहते, और यदि फुली डायलेट दिखती तब हम कहते लेटेंट फेज। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन। तो इनमें से फॉल्स लेबर पेन के फीचर कौन से हैं, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ यूट्रस। तो ये ट्रू लेबर पेन का फीचर है कि जो यूट्रस का डायलिटेशन है वो प्रॉपर होते जा रहा है। फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस ट्रू लेबर पेन का साइन है कि जो कॉन्ट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। नॉन एसोसिएटेड विथ हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, ब्लड सो इज सीन, ब्लड देखने को मिलेगा लेकिन नॉन एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, ये है जो फॉल्स लेबर पेन का ही साइन है। ट्रू लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, चाहे आप वॉक करो चाहे बैठो। लोअर बैक पेन से स्टार्ट होते हुए आपको रेडिएट होंगे, ब्लड दिखाई देगा, डायलिटेशन होगा, एफासमेंट होगा, फीटस है जो इंगेज होगा। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे, आप लेट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे एब्डोमेन में आएंगे, ना कि बैक साइड से फील होंगे। सर्विक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, डायलिटेशन नहीं होगा, फीटस है जो क्या होगा, बलोटेबल होगा, बलोटमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द कंडीशन इन विच यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट, इट इज नोन एज।
तो एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन क्या है, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन जब यूट्रस अंदर ही टर्न हो जाए, इनसाइड आउट अंदर की तरफ ही टर्न हो जाए तो क्या कहलाएगा, एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन, प्रोलैप्स या फिर इन्वर्जन। तो जब यूट्रस अंदर की तरफ ही टर्न हो जाती है तो ये कहलाएगा इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। नॉर्मल पोजीशन होती है एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, लेकिन यूट्रस यदि अंदर की तरफ टर्न हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा इट इज नोन एज। इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आपको मैंने 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया था, बेटलडोर, वेलामेंटस, मार्जिनल या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनको भी पेपर्स लेना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने MP NHM पेपर्स की प्राइस है जो ड्रॉप आउट कर दी है। पहले 200 में आपको सभी पेपर्स अवेलेबल हो रहे थे, अभी 100 में। थैंक यू।